ये सारे में कहाँ तक लिखवाया गया था? देखिए तो थोड़ा उसको सेक्शन 3 लिखवाना है ना। लिखिए भाई आपका। लिखिए भाई आपका, लिखवाते भी रह जाए। लिखिए सेक्शन 3, लिखिए धारा 3, लिखिए व्यावृत्ति खंड या सेविंग क्लाज कहा जाता है। पहले लिख लीजिए तब समझा जाएगा। सेविंग क्लाज या व्यावृत्ति खंड। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके। संविदा भंग के मामले में 2 लाइन लिखना है केवल। संविदा भंग के मामले में विनिर्दिष्ट अनुतोष के अलावा जो अनुतोष मांगा जा सकता है उस अनुतोष के मांग किए जाने पर उस अनुतोष के मांग किए जाने पर इस कानून का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस अनुतोष के मांग किए जाने पर इस कानून का माने इस विधि का माने सारे का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई पहले ही दिन से आपका बताया जा रहा है कि ऐसा माने संविदा भंग पर 4 अनुतोष मांग सकते हैं। फिर याद रखिए संविदा का विशिष्ट पालन, फिर आपका प्रतिकर, फिर व्यादेश और चौथा क्वांटम मेरिट। तो क्या अगर संविदा का विशिष्ट पालन का आपने अनुतोष मांगा तो क्या अन्य अनुतोष समाप्त हो जाएंगे कि बने रहेंगे? बने रहेंगे और आप मांग सकते हैं। और सीपीसी की धारा 12 जो आज बताई जाएगी इसी रिलीफ पर, इसी उदाहरण पर बताया जाएगा। अच्छे से बैठिए हो, इसी पर आज बताया भी जाएगा। तो 4 अनुतोष हैं, चारों मांग सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नीचे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, इस अधिनियम की कोई बात भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, इस अधिनियम की कोई बात भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। ये भी आपका कल समझाया गया था डिटेल में। अब लिखिए सेक्शन 4, ये सारे का सेक्शन 4 लिखिए भाई। एक लाइन इसमें भी लिखना है। लिखिए इस अधिनियम के तहत अनुतोष यानी कि रिलीफ
इस अधिनियम के तहत अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों यानी कि पर्सनल सिविल राइट, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लागू कराने हेतु, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लागू कराने हेतु यानी कि इन्फोर्स कराने हेतु, प्रवर्तित कराने हेतु, लागू कराने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। आपराधिक विधि के प्रवर्तन हेतु इस कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपराधिक विधि के प्रवर्तन हेतु इस कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हेडिंग डाल लीजिए आपका अध्याय 1, चैप्टर 1। यहाँ से आपका चैप्टर 1 हेडिंग डाल लीजिए भाई, संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदाहरण। हेडिंग डालिए, संपत्ति के कब्जे का प्रत्युदाहरण यानी कि प्रॉपर्टी के पोजेशन का प्रत्युदाहरण लिख लीजिए। रिकवरी, प्रत्युदाहरण ना है तो उसको आसान भाषा में लिखिए वापसी या रिकवरी कहा जाता है, या रिकवरी या वापसी, या इसको हम कह सकते हैं पुनः प्राप्ति। पोस्ट में लिख भाई ना आए तो लिख लीजिए नए लोग। प्रत्युदाहरण मतलब रिकवरी या वापसी या पुनः प्राप्ति। अब देखिए यहाँ आपका एक तो मेंस में ये बनता है क्वेश्चन, और प्री में ये क्वेश्चन लगातार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब कैसे आपको सतर्क रहना है और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो सेक्शन भी लिख लीजिए भाई। पहले धारा 5 से लेकर 8 तक यानी कि कब्जे की, संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो सेक्शन 5 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। इसको बंटवारा कर लीजिए। धारा 5 तथा 6 केवल, भाई ये भी पूछा गया है, सेक्शन 5 तथा 6 केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल या अस्थावर, केवल अचल, या इसको दूसरी भाषा में अस्थावर भी कहते हैं, इंग्लिश में इमूवेबल। धारा 5 तथा 6 केवल अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के मामले में लागू होगी। सेक्शन पहले अच्छे से तैयार किए। धारा 5-6 किस मामले में, तो अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के मामले में। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 6 और नहीं, सेक्शन 7 और 8। सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति या चल संपत्ति, जंगम भी कहा जाता है, जंगम संपत्ति या चल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति माने रिकवरी, वहीं प्रत्युदाहरण। चल संपत्ति या जंगम संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के मामले में लागू होगी। दो धाराओं का ग्रुप बना लेना है। 5-6 किस में, अचल, और 6-7 नहीं 7-8 चल। अब आइए आपका पहले तो आपका जो देखना है
आपका बेयर एक्ट न देखकर पजेशन के बारे में कुछ जानना है भाई, और 7-8 नियम आपका पजेशन के बारे में जानना है। तब आपका सेक्शन 5 से शुरू किया जाएगा। यहाँ से भाई प्री में मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन सेट रहता है, चाहे आपका जहाँ भी ये सारे प्री में है, जैसे बिहार में भी हैं तो बिहार में भी एक क्वेश्चन लगभग सेट रहता है, और आपका मेंस में भी आपका एक क्वेश्चन बनने का यहाँ से पूरा चांस रहता है। तो भाई सतर्क रहना है। लेकिन पहले पजेशन के बारे में आपका जितने सामान्य नियम हैं और जिन जिन कानूनों में व्यवस्था की गई हैं वह पहले देखा जाए। देखिए आपका जो पजेशन, या अभी लिखिए ना, अब समझिए उसके बाद लिखवा जाएगा भाई। पजेशन या कब्जा या आधिपत्य। आधिपत्य के बारे में जो पहला नियम आपको जानना है वह ये जानना है कि जो ये कब्जा है ये जूरिस्प्रूडेंस का, यानी कि ये जो विधि शास्त्र की सबसे कठिन कंसेप्ट है, यानी कि सबसे कठिन संकल्पना है। किसी वस्तु पर किस व्यक्ति का कब्जा है ये निर्धारित करना सदैव काफ़ी कठिन काम होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर किस व्यक्ति का कब्जा है ये निर्धारित करना आसान काम नहीं है। ये सबसे कठिन काम है कि कब्जा कब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का माना जाएगा। और यूपीजे में आपका एक क्वेश्चन सेट रहता है, कभी काल 2 क्वेश्चन भी बनता है जूरिस्प्रूडेंस में। हाँ भाई देखिए, हो सकता है यूपीजे की वैकेंसी पता कराया जा रहा है मार्च में आ सकती है लास्ट तक, या मार्च में ना आए तो अप्रैल में हर हाल में आ जाएगी। तो आप लोग भाई यूपी के लिए भी जो लोग मने लगे हैं, अभी से आपका काफ़ी सब्जेक्ट चल भी रहा है, और 2-3 जो सब्जेक्ट बचे हैं आते ही आपका लगा दिया जाएगा। जैसे कि आपका जूरिस्प्रूडेंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और आपका एक टीपीए बचा है जो लोग पुराने हैं। और जो नए लोग हैं आपका, तो जब वैकेंसी आ जाती हैं तो अपना एडजस्ट करके 1-2 घंटा एक्स्ट्रा आपका बैच चलाया जाता है। तो आपका उधर तब तक बिहार एपीओ भी निपटी रहेगी ज़्यादा, और बिहार एपीओ जो चल रहा है वह आपका कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट तो यूपीजे में है ही, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, वहाँ से भी कवर कर लीजिए। तो इधर आपका ये तीनों सब्जेक्ट लगेंगे, ख़त्म हो 2-4 माइनर और मेजर। तो देखिए आपका कब्जे के बारे में तमाम सिद्धांत हैं जो पिछली बार यूपीजे में जूरिस्प्रूडेंस से पूछा गया था। थोड़ा व्यापक वे में हम चल रहे हैं भाई आपका कब्जा को लेकर, क्योंकि आपका 2 लेक्चर कम से कम लग जाएंगे इन धाराओं में। तो क्योंकि सब काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका मैंने कह सकते हैं कि 5 से लेकर 8 तक धाराएं हैं। कब्जे के बारे में जो यूपीजे में क्वेश्चन बना था इस बार कि आपका गुड फाइंडर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर किसी का कब्जा न हो और पड़ा हुआ सामान है और कोई व्यक्ति पाता है तो स्वामी के अलावा उसका अच्छा हक माना जाएगा। ये पूछ लिया था कि ये किस केस में ये बात कही गई, ये एक जूरिस्प्रूडेंस का। लेकिन हम ये देखें कि कब्जे के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, यानी कि पजेशन के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। तो सैवनी महोदय हैं, अभी आपको जूरिस्प्रूडेंस में सैवनी के बारे में बताया भी गया था कि सैवनी किस विचारधारा से संबंधित हैं, ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक विचारधारा का इन्हें क्या माना जाता है, पिता। तो ऐतिहासिक विचारधारा कहाँ जन्म ली थी बताया गया, जर्मनी में, और इनके प्रतिपादक कौन थे, सैवनी। तो सैवनी महोदय ने पजेशन के या कब्जा का 2 आवश्यक तत्व बताया, एक आपका कार्पस और दूसरा एनिमस।
कार्पस का मतलब काय, काय का मतलब कि भौतिक कब्ज, भौतिक नियंत्रण यानी कि फिजिकल कंट्रोल। और दूसरा एनिमस, एनिमस का मतलब हुआ धारणाशय, धारणाशय का मतलब हुआ कि उस वस्तु को अपने पास धारण करने की मानसिक इच्छा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सेवनी के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी वस्तु पर किस व्यक्ति का पजेशन माना जाएगा। तो सेवनी ये बताते हैं कि अगर दो बातें हैं, कौन कौन सी बातें, पहला कार्पस और दूसरा क्या, एनिमस। कार्पस का मतलब कि अगर उस वस्तु पर उसका भौतिक नियंत्रण हो, और दूसरा एनिमस का मतलब ये हुआ कि धारणाशय यानी कि उस व्यक्ति को, ये उस व्यक्ति की मानसिक इच्छा हो कि इस वस्तु पर मैं अपना कब्जा बनाए रखूँगा, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर उस व्यक्ति का कब्जा है। लेकिन हमेशा ये दोनों तत्व आवश्यक नहीं हैं। ये हो सकता है कि भौतिक नियंत्रण न हो, बल्कि केवल क्या हो, मानसिक। सबसे अच्छा उदाहरण, आप लोग जैसे कि अपने रूम में ताला बंद करके आए हैं, तो ऐसी दशा में आपका भौतिक नियंत्रण नहीं है कमरे पर, यानी कि वहाँ काय नहीं है, यानी कि आप सशरीर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन दिमाग में एक है कि हम ताला बंद करके आए हैं, तो हमारा उस पर क्या होगा, कब्जा। देखिए, कभी काल ये आवश्यक नहीं है कब्जे के लिए कि दोनों चीज़ें मिलें। यानी कि ये हो सकता है कि आपका मानसिक इच्छा हो लेकिन कंट्रोल न हो भौतिक। इसका उदाहरण एक बच्चे से देखा जाता है। एक बच्चा है, टाफ़ी लिए लिए हुए हैं, और आप टाफ़ी छीनते हैं, तो उतनी उसकी शारीरिक शक्ति नहीं है कि आपका विरोध कर सके, लेकिन आपका मानसिक इच्छा है कि हम अपने टाफ़ी पर कब्जा बनाए रखें और दूसरे व्यक्तियों को ये टाफ़ी न दें। लगता है चिल्लाने, तो उसकी मानसिक इच्छा है कि हम टाफ़ी नहीं देंगे, लेकिन आपका उतना उसके पास कह सकते हैं शक्ति नहीं है कि वह अपने कब्जे को बरकरार रख सके। फिर भी उस टाफ़ी पर किसका कब्जा माना जाएगा, बच्चे का। यानी कि आपका सेवनी महोदय के अनुसार कब्जा के दो आवश्यक तत्व हुए, एक कार्पस और दूसरा कौन, एनिमस। अगला नियम आइए। जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि कब्जे की बात है, कब्जा दो प्रकार का होता है। अब कब्जे के प्रकार भी देखना है, एक मीडिएट पजेशन और एक इमीडिएट पजेशन। ये भी यूपीजे में जूरिस्प्रूडेंस में आ चुका है। इसको थोड़ा अच्छे समझिए भाई, कठिन ज़रूर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ये पजेशन आपका पढ़ाया जा रहा है, देखिए जो आपका पजेशन पढ़ाया जा रहा है ये आपका सबसे कठिन है। मैं इसीलिए बता दूं, तमाम एंगल से पढ़ना है आपका। आइए कब्जा का प्रकार देखा जाए भाई। जहाँ तक कब्जे के प्रकार की बात है, अब यहाँ भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कब्जा दो प्रकार का होता है, ये माना जाता है। देखिए कौन कौन कब्जे का प्रकार है और उसका मतलब भी जानना है, थोड़ा कठिन ज़रूर है ये। देखिए एक आपका होता है व्यवहित कब्जा, व्यवहित। व्यवहित कब्जा और दूसरा अव्यवहित कब्जा। इंग्लिश में अभी बता रहे हैं भाई, बहुत काफ़ी कठिन नहीं है, बस शब्द कठिन है, थोड़ा सतर्क रहना इधर आपका नए लोगों को, क्योंकि भाई नए लोगों के लिए आपका कठिन ज़रूर है ये चैप्टर, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक छोटी छोटी बातें जानिए, नहीं जानते हैं इसीलिए आए हैं।
देखिए आपका व्यवहित को हम कहते हैं व्यवहित कब्जा और अव्यवहित कब्जा। यानी कि आपका व्यवहित को हम कहते हैं आपका दूरवर्ती, दूरवर्ती यानी कि आपका कह सकते हैं मध्यवर्ती कब्जा, या आपका मीडिएट पोजीशन, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं मीडिएट। इसको समझिए एक लाइन, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किसी वस्तु पर कब्जा रखता है तो उस कब्जे को व्यवहित या दूरवर्ती या मध्यवर्ती कब्जा कहा जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझिए। और एक मालिक है अपने नौकर को 100 रुपया देता है कि जाकर मार्केट से हमारे लिए सब्जी लाओ। नौकर सब्जी ले लेता है तो सब्जी पर तात्कालिक कब्जा या आपका इमीडिएट पोजीशन या अव्यवहित कब्जा नौकर का है। लेकिन नौकर किसके लिए कब्जा रखा है, मालिक के लिए, तो नौकर के माध्यम से उस सब्जी पर कब्जा कौन रखा है इस उदाहरण में, मालिक। तो इस उदाहरण में जो मालिक का कब्जा होगा वह कैसा कब्जा कहलाएगा, मध्यवर्ती या व्यवहित या दूरवर्ती। तो व्यवहित कब्जा में क्या होता है, वस्तु व्यक्ति के बैठिए जो वस्तु रहती है वह व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, दूसरे के हाथ में रहती है, फिर भी उसका उस पर कब्जा माना जाता है। दूसरा जो आपको प्रकार देखना है अव्यवहित। अव्यवहित यानी कि इमीडिएट। इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत मतलब तात्कालिक। याद रखिए तुरंत मतलब क्या, तात्कालिक। जैसे कि ये पेन है और ये हमारे हाथ में है, तो इस पेन पर मेरा जो पोजीशन है वह दूरवर्ती है कि तात्कालिक है, तात्कालिक है। तो इस कब्जे को हम क्या कहेंगे लीगल भाषा में, अव्यवहित। भाई शब्दों पर भी ध्यान देना है। तो आपका यूपीजे में भी मॉडल बना है कि नौकर के माध्यम से अगर आपका प्रिंसिपल या स्वामी किसी वस्तु पर कब्जा रखता है तो उस कब्जे को क्या कहा जाएगा। तो मध्यवर्ती और तात्कालिक नहीं देता, यही शब्द लिखेगा तो दूसरे के माध्यम से प्राप्त कब्जा क्या कहलाएगा, व्यवहित। और स्वयं आपके हाथ में कब्जा है तो क्या कहलाएगा, अव्यवहित। ये आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। आइए अगला नियम देखा जाए भाई। जहाँ तक कब्जे के बारे में अगला नियम है आपका, कब्जे के बारे में आपका दूसरा अगला नियम जानना है कि कब्जा विधि का 9वां अंक कहलाता है। अर्थात कब्जे को विधि में 10 अंकों में से 9 अंक क्यों दिए जाते हैं, इस पर विचार करना है। भाई कहा भी जाता है, आपको जूरिस्प्रूडेंस इत्यादि में पढ़ाया भी जाएगा कि कब्जा विधि का चौथा अंक माना जाता है 9वां। अब क्यों यानी कि 10 अंक में से 9 अंक कब्जेधारी को और 1 अंक स्वामी को दिया जाता है। तो कब्जा इतना क्यों महत्वपूर्ण है कि कब्जेधारी को 9 अंक दिए जा रहे हैं, इस पर 2 मिनट केवल देखिए। चूँकि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, अतः कब्जे को 10 में से 9 अंक दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो स्वामी के अलावा पूरे संसार के विरुद्ध उसका अच्छा हक माना जाएगा। और अगर कोई स्वामी नहीं आता तो कब्जाधारी ही क्या मान लिया जाएगा, स्वामी। अतः कब्जा स्वामित्व पाने का सोपान होता है, सीढ़ी होती है, कब्जे से स्वामित्व की प्राप्ति हो सकती है। अतः कब्जे को
10 में से कितना अंक दिया गया है? 9। लेकिन आपका कहावत भी कही जाती है कि एक बिहारी सब पे भारी। तो उसी प्रकार जो स्वामित्व को केवल 1 अंक मिले हैं, ये 9 पर भारी होगा, प्रिवेल करेगा। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति आकर यह साबित कर दे कि हम इस माने वस्तु के क्या हैं, स्वामी हैं, तो ये 9 अंक सफल होगा कि विफल? विफल। और स्वामित्व प्रिवेल करेगा। यानी कि कुल मिलाकर फिर अगला नियम देखिए भाई आपका, इस जो हमने आपका ये बताया कि कब्जे के आधार पर स्वामित्व की प्राप्ति हो सकती है, तो इस बारे में प्रिजम्पशन किया गया है। और अब जोड़ना है एविडेंस की धारा 110 यानी कि 110। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 आपका मैक्सिम यूपी एपीओ में भी आया और पिछली बार जे में भी आया। कोटेशन यही आया कि कब्जा स्वामित्व का यानी कि पजेशन ओनरशिप का प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई एविडेंस या साक्ष्य होता है। ये किस धारा में इस बारे में उपधारणा का प्रावधान है? तो एविडेंस की कौन सी धारा मार कर आएंगे? 110। भाई दोनों में रिपीट किया है। यानी कि अगला नियम, अब आइए अगला नियम आपको देखना है, कह सकते हैं कि ये तो एविडेंस में निकाला गया। अब आपका आईपीसी में कब्जा देखना है, सीआरपीसी में देखना है और टाट में 2-2 लाइन। देखिए जहाँ तक आईपीसी की बात है, आईपीसी में तमाम अपराध ऐसे हैं जो केवल पजेशन के विरुद्ध हैं। और सबसे आपका महत्वपूर्ण अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों में सबसे पॉपुलर और पहला जो अपराध आईपीसी में है वह थेफ्ट हैं या चोरी है। तो चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध हैं कि कब्जे के विरुद्ध अपराध हैं। तो कब्जा किस व्यक्ति का था कि नहीं था, ये आईपीसी नहीं बताती है। ये हमें जूरिस्प्रूडेंस बताएगा कि क्या इस वस्तु पर इस व्यक्ति का कब्जा था। याद रखिए, चोरी सबसे महत्वपूर्ण है अपराध, और ये भी किसके विरुद्ध अपराध हैं? कब्जा, स्वामित्व।
भी भाई देखना है केवल। अभी मैंने वीडियो जो वायरल हुआ था वकील साहब का हुआ था, आपका एक वकील साहब थे तो पुलिस आपका काफ़ी उनको मार रही थी और बेकब्जा कर रही थी। तो अब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सबको नोटिस जारी किया, तो हाई कोर्ट केवल संज्ञान ही ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। जैसे बंदर को राजा बना दिया गया और लोग न्याय के लिए गए, तो बंदर ने क्या किया था, इस पेड़ से उस पेड़ और उस पेड़ से उस पेड़ माने काफ़ी डालियों को हिला दिया, कई पत्तियों को गिरा दिया। शाम हो गई लेकिन फैसला नहीं आया। तो हाई कोर्ट भी तमाम ऐसे संगीन मामले हैं जहां की केवल इस डाल से उस डाल पर कूद रहा है लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। ये बड़ी दुखदाई घड़ी है, इसमें कोई शक नहीं भाई। ये एक चिंता की बात है कि हमारे अधिकारों का क्या किया जा रहा है हनन, और हाई कोर्ट बस संज्ञान लेकर शांत हो जा रहा है। स्पीडी ट्रायल करके ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। तो हाई कोर्ट भी नाराज़ हुआ लेकिन कुछ किया नहीं अभी तक, बस नाराज़ हुआ कि क्या पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के स्वतः कब्जा दिलवाएगी और किसी को हटवाएगी कब्जा से। ये कहाँ नियम है। नोटिस जारी कर दिया, सबको पूछा कि बताइए क्या पुलिस का काम है कब्जा दिलवाना, कि का न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देंगे तब तो दिलवाएगी, कि अवैध रूप से जाकर कब्जा हटाएगी। लेकिन वही है कि भाई कौन मानता है। तो भाई रेस्ट ले लीजिए, तो सीपीसी चलेगी 15 मिनट बाद, कल ये सारे आपका और आगे बढ़ाया जाएगा। अभी